नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एक जबरदस्त लेक्चर है जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत बहुत सारे डिजीज हैं, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो फेनिलकीटोन्यूरिया हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला लेक्चर आप देख पा रहे होंगे, यानी टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि जो अगला हमारा लेक्चर जब भी होगा, जिसमें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले एक लेक्चर ये है, एंड आफ्टर दिस वन लेक्चर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट आफ्टर दिस टू लेक्चर दिस लेक्चर विल बी, दिस चैप्टर विल बी द फिनिश। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स क्रोमोसोम, जो कि एक्स रिसेसिव क्रोमोसोम पे होता है। होता क्या है कि इसमें व्यक्ति लाल हरे कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें रेड और एक रॉड और एक कोन्स नामक के सेल्स जो हमारी आंखों में होता है, कोन्स यानी कि जो कलर के लिए जिम्मेदार है, रेड, और जो हमारा जो रॉड है वो लाइट के लिए जिम्मेदार है। होता क्या है कि एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन जो कोन्स बनाता है, वो कोन्स वाला ही अफेक्टेड हो जाता है। इस वजह से ये व्यक्ति में डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें 80% इसमें मेल अफेक्टेड होते हैं, 0.4% फीमेल अफेक्टेड होती हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे देश में 2 से 4% लोग इससे अफेक्टेड भी हैं, और इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या एक्स क्रोमोसोम है, कैसे वो रिसेसिव पर अटैक करता है, किस जीन को अटैक करता है, उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेट नहीं करेंगे। और पहला आप हेडिंग डालेंगे, लिख लीजिए आप, कलर ब्लाइंडनेस। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं कंप्लीट करूंगा, और लिखते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बताएंगे भैया किसने दिया था, तो बता देंगे डाल्टन। अब ये डाल्टन आप केमिस्ट्री वाले में समझ लीजिएगा, आने तो सोचो कि साहब डाल्टन एक वहां दे, यहाँ कैसे पैदा हो गए। तो डाल्टन ने सबसे पहले इसको दिया भैया, क्या बताया, इसमें व्यक्ति रेड ग्रीन को या ग्रीन कलर को आइडेंटिफाइड नहीं कर पाता। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? डाल्टन ने दिया रेड ग्रीन कलर को, व्यक्ति जो पेशेंट होता है कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, कहाँ पे होता है? एक्स रिसेसिव डिजीज है, ठीक है ना। एक्स लिंक, अच्छा सॉरी, ये लिंक कर दो यहाँ पे, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। साथ ही साथ इसमें आप बता देंगे कैसे होता है, ड्यू टू म्यूटेशन। कहाँ पे होगा म्यूटेशन? तो ले लेंगे म्यूटेशन इन जीन। कहाँ पे? जीन, जो कहाँ पे होगा? ऑन एक्स क्रोमोसोम। वो किसके जिम्मेदारी के लिए होगा? वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद जो जीन है वो क्या बना रहा होगा? तो बता देंगे ये बनाएगा आगे जाकर के भैया, क्या? कोन्स। क्या बनाएगा? कोन सेल ऑफ आई। आंख में कोन सेल बनाने वाला जो जीन है, वही जीन अफेक्टेड हो जाता है म्यूटेशन की वजह से। इस वजह से व्यक्ति इसमें अंतर नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि जो रॉड सेल होता है भैया, देखो रॉड वाला बता देंगे क्या होता है, ये लाइट को डिटेक्ट करता है। और जो कोन्स वाला भी मैंने बताया, ये क्या करता है? कौन सा बता देंगे? कलर के लिए जिम्मेदार है। क्या यहाँ पर मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि क्या काम हो रहा है? समझ में आ गई इतनी बातें? तो देखिए, कोन्स पर क्या होता है, कोन्स के पास जो ऐसा जीन होता है जो फाउंड होता है भाई एक्स क्रोमोसोम पर है, तो वही एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन था जो कि कोन सेल बना रहा था, वही डिस्टर्ब हो गया। अब बताओ, जब आंख में वो सेलें नहीं है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कलर को, तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम आ, इन दोनों कलर्स के बीच में अच्छे से विभेद कर पाएंगे? वो संभव नहीं होगा ड्यू टू द म्यूटेशन। क्लियर यहाँ तक बात? अब देखिए, होता क्या है कि भैया, मेल्स में आप देखेंगे इन मेल्स, अच्छा देखो एक चीज और जानो, मेल में क्या होता है? एक तो इंपॉर्टेंट बात है, मेल में होता है एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है? फीमेल में एक्स एक्स होता है। अच्छा, मेल में ये ज्यादा है, कितना होता है भैया? लगभग 80%। फीमेल में कितना है? 0.4%। आपको पता चला क्यों? मैंने कहा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन पर अटैक करता है।
अब आप बताइए कि मेल में होना है तो एक पे आएगा, डिजीज शुरू कर देगा, लेकिन फीमेल में अटैक करना है तो एक एक्स पर आ गया। अभी इसको अगर डिजीज करना है तो इस एक्स पर भी करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर दो दो एक्स क्रोमोसोम पर इसको अटैक करना पड़ेगा, तब जाकर के डिजीज यहाँ पे कॉज करवा पाएगा। इसीलिए फीमेल यहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल पे कम होता है किसके तुलना में, मेल के तुलना में। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, यहाँ पर देखो, जैसे मैं एक क्रोमोसोम लेता हूँ एक्स एक्स, क्योंकि ये पेन हमारा चल नहीं रहा है तो ठीक है हम दूसरा ले लेंगे। ये कैसा हो जाएगी, ये मदर यहाँ पे नॉर्मल है, मदर कैसा है ये नॉर्मल है। यहीं पर आप देखेंगे एक और मैं लेता हूँ एक्स सी वाई, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो फादर होगा कैसा होगा, डिजीजफुल है। भाई एक्स वाले पे सी लग गया, यानी इसमें कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना। अब इसके बीच में मैं अगर क्रॉस करवा रहा हूँ, देखो अगर क्रॉस करवा रहा हूँ तो यहाँ इनका इनका हो जाएगा एक्स एक्स सी एक्स वाई, फिर इसका कराइए इनके साथ तो एक्स एक्स सी, इनका इनके साथ एक्स वाई, यानी इस प्रकार के जो आपको ये मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया भैया, देखो इसमें आप बताएंगे कि एक्स सी ये सब क्या हो जाए, कैरियर है। ये क्या काम करते हैं ये लोग, कैरियर का काम करते हैं भैया। फिर यहाँ देखेंगे ये वाला जो एक्स वाई है ये क्या है, नो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन सब में कोई है कुछ नहीं है, तो इन दोनों बिल्कुल फ्रेश है। अब अगर इन दोनों फ्रेश में अगर मैं इनको इनके बीच में कराऊं, यानी कि एक्स यहाँ पर इस कलर बदल देता हूँ ताकि ये पहचान किया जा सके। जैसे मैं एक्स सी एक्स के साथ और यहाँ पर एक्स सी वाई के साथ, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया, मदर कैरियर है यहाँ पे, मतलब कैरियर मदर। ये वाला क्या भैया यहाँ पे बता देंगे, ये डिजीज फादर है। जो फादर होगा वो कैसा है, रोगी है। भाई एक्स वाले पर अकेला है और वाई साथ में है लेकिन सी लगा है, यानी ये रोगी है। एक्स पर सी है लेकिन मदर है एक पे है, यानी ये हमारा क्या है, कैरियर। मदर हमेशा कैरियर के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर आप अगर मेल में है एक्स एक पे भी एक्स पे है तो जान लो कि वो डिजीजफुल है, क्योंकि मेल में ज्यादा पाया जाता है। अब देखो इसको अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बनाने के लिए पहले इसका क्रॉस कराए, इसका इसका करा दो, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी, समझ में आ गया। अब इनका इनके साथ कराओ एक्स सी वाई, इनका इनके साथ कराओ एक्स एक्स सी, फिर इन्हीं एक्स का साथ इनके साथ कराओ एक्स वाई। यानी अब आप इसमें देख सकते हैं भैया कि ये जो एक्स सी वाले हैं ये क्या है, ये एक रोगी गर्ल बनेगी, है ना, एक डिजीजफुल लड़की बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स सी और वाई, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखिए एक्स सी वाई है तो इसको आप बता देंगे क्या, ये हो जाएगी एक कैरियर हो जाएगी, कौन, गर्ल्स। भाई गर्ल्स यहाँ कैरियर है। ये वाला देखिए एक्स वाई एक नॉर्मल लड़का है, क्या है ये, नॉर्मल बॉयज, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्स एक्स सी, यानी इसको बता देंगे कि डिजीज किसमें है, ये एक बॉय में। क्या मामला समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स को भी आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए बहुत टॉपिक है, दो तीन डिजीज हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं समझना, मेन मेन बातें समझ लेना, उसके बाद में कुछ एक क्रॉस करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो ये समझ में आ गया पहला वाला कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। देखो पूरा एकदम मैंने क्लियर बना दिया है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, जो जो चीज़ मैंने बताया है मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपका, अब अगला हम बताते हैं अगला डिजीज, तो इसका आप इसमें सॉल्व लीजिए। चलो भाई अगला है सिकल सेल एनीमिया, बहुत आसान है। सिकल सेल एनीमिया मतलब हो जाता है कि आरबीसी का जो आकार होता था हाशिया क्या कहता हो जाता है, कैपलरीज इसमें ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन मतलब हीम प्लस आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ग्लोबिन में दो अल्फा दो बीटा चेन हो जाते हैं। और उसी बीटा चेन के कार्बन नंबर 6 पर आप देखेंगे ग्लूटामिक एसिड का स्थान बदल जाता है, किस स्थान पे, वैलिन एसिड में। इसी की वजह से यानी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आप देखेंगे इतना बड़ा चेंजेस होता है आरबीसी के शेप और साइज में, जिससे आरबीसी की लाइफ स्पेन क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। चूंकि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर डिजीज होने वाला है, उसी के बारे में मैं दो चार पॉइंट लिखता हूँ, आप भी लिखते रहेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बात। लेट नहीं लगाएंगे बेटा, आसान है ये। देखो पहला बता देंगे ऑटोसोमल रिसेसिव
डिजीज है। फिर इसमें बता देंगे लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी लेस, आरबीसी का जीवन काल क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, वही चीज आपने इसमें लिखा है, ठीक है ना। इसमें एनीमिया हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, एनीमिया, समझ पाते हैं, एनीमिया में इसका होता है खून की कमी हो जाती है, समझ में आ गया। फिर इसमें अगला बात बता देंगे इसमें भैया, क्या बता दें, कैपिलरीज इसमें ब्लॉक हो जाती है, कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं और फाइनली ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इतने सारे डिजीज आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर देखेंगे यानी इसमें जो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ब्लड जो सप्लाई हो जाता है क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई लेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, एक सीवर पेन होगा, यानी बहुत ज्यादा दर्द होगा, उस दर्द को आप बर्दाश्त तक भी नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। भाई शरीर में अगर खून का सप्लाई लेस हो जाए, कम हो जाए, अभी देखिए अगर आपके ब्रेन माइंड में एक बूंद एक सेकंड के लिए भी अगर खून की जो स्राव हो रहा है, जो बह रहा है, खून अगर रुक जाए तो आप देखिए तनमना जाते हैं, यानी सर फटने लगता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं इस प्रकार के डिजीज में, रोग में, समझिएगा, सीवर पेन होगा। फिर आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑर्गन ऐसे होंगे जो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑर्गन क्या हो जाता है, डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी धीरे धीरे वो चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ऑर्गन डिजीज चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया। और आप जानते हैं कि जो आरबीसी होता है, जैसे आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है, एक होता है किससे, हीम, और हीम बराबर क्या होता है, आयरन। एक होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन इज इक्वल टू प्रोटीन, है ना। यही ग्लोबिन, यानी यही ग्लोबिन में क्या होता है कि ग्लोबिन जो होता है भैया, इस ग्लोबिन में आप देखेंगे कि दो अल्फा और दो बीटा चैन पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखो होता क्या है कि आरबीसी यहाँ पर बंद कैसे जाती है, तो आरबीसी बिकम बिकम सिकल सेल शेप, क्या मामला समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान। इसका रीजन क्या है, तो रीजन अगर आप देखेंगे, देखो रीजन मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, बस जैसे ये मान लो ये मैसेंजर आरएनए है, ये एमआरएनए, इस पर रहता क्या भैया, जीयूजी ग्लूटामिक एसिड, ये कैसे चला जाता है इसमें, यानी आप बता देंगे ये 5 to 3 मैसेंजर आरएनए है, कन्वर्ट किस में हो जाता है भैया, जी और यूजी, यानी वैलिन एसिड में, ठीक है ना। अब होता क्या है, यहाँ लिख लीजिए, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है, replaced by valine acid on कार्बन 6 ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो बीटा वाला चेन है उसके कार्बन नंबर 6 पर आप देखेंगे इस प्रकार से बदलाव हो जाता है, जिससे ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वैलिन एसिड में। और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का ये सिम्टम जिसे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यन, और यहाँ पर आप देखेंगे इसे इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पर ये कार्बन हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, तो 6 नंबर कार्बन पर आप देखेंगे यहाँ ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और ये बदल किस में जाता है, यहाँ पर देखेंगे ये नाइट्रोजन, ये देखो इसे कार्बन नंबर 6 है, तो इस कार्बन नंबर 6 के तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बदलेंगे, वैलिन एसिड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमको दिखाई पड़ता है। अर्थात हम एक नोट में अगर एक चीज और बताना चाहें आपको, तो देखो जैसे नोट में आप बताएंगे जैसे HBA है ना, अगर इसको HBA के साथ रखेंगे तो जो आरबीसी का शेप होगा कैसा होगा, नॉर्मल हो जाएगा भाई, HBA इसमें किसी प्रकार का सिकल सेल नहीं है। लेकिन अगर HBA, ये तो नॉर्मल टाइप का, लेकिन इसमें HBS हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन जो ये सिकल सेल आ गया। अभी भी देखेंगे कि ये वाला डोमिनेंट है, यानी इसके तुलना में ये डोमिनेंट है, तो भी अभी कैसा होगा, बीसी का सी नॉर्मल होगा। लेकिन आप सोचिए कि इधर HBS हीमोग्लोबिन ये भी हमारा सिकल है, ये भी सिकल है, दोनों मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। जैसे आरबीसी की शेप बदल जाएगी तुरंत आपके शरीर में क्या होगा, टेंशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, शरीर में ब्लड में आप देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर से पहुंच ही नहीं पाएगा, तो फिर समझ में आ गया। इतनी बात आपको समझना है सिकल सेल एनीमिया में, क्लियर है। चलिए इसमें सॉल्व लीजिए, फिर अगला बताते हैं।
चलिए देखिए, अगला है थैलेसीमिया, जिसको 1925 में पुलिस ने सबसे पहले ढूंढा था, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। इसमें होता क्या दोस्तों कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो आकार है वो एबनॉर्मल बन जाती है। इसकी वजह से आप देखेंगे जब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो जाहिर सी बात है खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। और इस प्रकार के डिजीज को हम देखेंगे दो भाग में पढ़ेंगे, एक अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा थैलेसीमिया। कुल मिलाकर के ये जो रिजल्ट है ये अल्फा बीटा के जो एबनॉर्मलिटी है उसी का ही रिजल्ट हो जाता है। तो ग्लोबिन वाले का जो अल्फा बीटा था वो सही से काम नहीं करता है, प्रॉपर रूप से वर्क नहीं होता, जो उसी का रिजल्ट है व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाता है। क्या है कारण, लिखते रहेंगे अब समझ जाएंगे। देखिए, ये बता देंगे भैया, पुलिस ने 1925 में खोजा था, क्या है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है ना, इसमें डिजीज है ये। फिर आप बता देंगे इसमें एक चीज और बताएंगे, ये होता कैसे भैया, तो बता देंगे ये या तो ये म्यूटेशन से हो जाएगा या तो ये फिर डिलीशन से हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का कुछ भाग या तो डिलीट हो गया हो, या तो उस क्रोमोसोम के कुछ भाग में कुछ म्यूटेशन हो गया हो, किसी दूसरे स्थान पर वो चेंज हो गया हो, यानी आपस में कुछ ना कुछ क्रोमोसोम के कुछ पार्ट में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। फिर देखेंगे ये होता कैसे, तो बता देंगे इट्स अ रिजल्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा चैन ऑफ, किसका ये चैन, चैन ऑफ ग्लोबिन, ग्लोबिन जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है थैलेसीमिया नामक डिजीज आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हीमोग्लोबिन कैसे हो जाता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड एबनॉर्मल, कैसा होता है भैया ये, एब नॉर्मल। और एब नॉर्मल जब फॉर्मेशन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी नंबर लेस, ये कम हो जाएगा। यानी हम बता सकते हैं ये दो तरह के होते हैं। देखिए जितनी बातें मैंने अभी आपको क्लियर किया वही बात मैंने लिखा है, कुछ इसमें अलग है नहीं। दो तरह के हैं, पहले का नाम बता देंगे क्या, देखो, एक बता देंगे अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया यानी अल्फा वाले पर चैन पर जब अटैक होता तो इस प्रकार का होता। देखो अल्फा में आप बता देंगे, जब ये कैसे होता है, जब अल्फा चैन अफेक्टेड होता है तो ये डिजीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, अल्फा वाले चेन पे, जैसे अल्फा बीटा ग्लोबिन का दो चेन है, दो अल्फा दो बीटा, तो अल्फा वाले चेन पर अगर कोई प्रभाव हुआ है, कोई म्यूटेशन कोई डिलीशन हुआ है तो आपको अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। ये कैसे होते हैं तो बता देंगे, कंट्रोल किए जाते हैं, कंट्रोल्ड बाई HbA1 HbA2, समझ आ गया। इस जीन के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं। फिर देखेंगे ये कहाँ पर होते हैं, ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम नंबर 16, जो कि कहाँ पर होते हैं, ये फाउंड होते हैं। क्रोमोसोम आप जानते हैं हमारी बॉडी डिप्लॉयड सेल में होती है, तो फाउंड इन पेयर, जब ये फाउंड इन पेयर है अर्थात आप बता सकते हैं डिप्लॉयड सेल, ठीक है ना। अर्थात हम कहेंगे कि यही जो हमारे हैं, देखो ये होंगे कितने, HB1 HB1, फिर देखिए HB2, ये जो होते हैं भैया जब पेयर में है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्या आपको मामला समझ में आ रहा है, पहले 2 थे लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर 16 पर पाए जाते हैं तो हमारी बॉडी डिप्लॉयड सेल में आती है, तो ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में होने के साथ साथ ये दोनों होते हैं, दो जीन होते हैं कंट्रोल करने वाले, तो दोनों दुगनी 4 हो जाते हैं। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है, समझ में आ गया। अब यहीं पर आप एक चीज और बताना चाहिए, अच्छा इन्हीं चारों में से क्या होता है, कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन इन दिस 4 जीन, या तो म्यूटेशन हो जाता है या तो फिर इसमें कोई डिलीशन हो जाता है। इस वजह से आपको ये अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आते हैं अगला जिसका नाम हो जाएगा बीटा थैलेसीमिया। देखो बीटा थैलेसीमिया बहुत आसान है, इसको हम HBB जीन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। किसके द्वारा होता है भैया, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्ड बाई HBB जीन। किसके द्वारा, HBB जीन। कहाँ पर होता है, ऑन क्रोमोसोम
ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये 11 नंबर पे होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, पीरियड में होता है। ये पीरियड में होते हैं, क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड सेल होने के साथ साथ आप जानते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये एचबीवी कितने बन जाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। नंबर कितनी हो जाएगी इनकी, 2। पहले 1 था, लेकिन डिप्लॉयड सेल होने के नाते कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आ गई थी बातें? यानी हम बता देंगे ऑन जीन HBB1 अफेक्टेड, ये अफेक्टेड हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, प्रभावित हो जाता है। अफेक्टेड, हाँ अफेक्टेड, तो इससे होगा क्या, लॉस, बट बोथ एच बी बी दोनों हैं, इन्हीं दोनों में कोई ना कोई लॉस हो जाता है, कोई डिलीट हो जाता है, ये अफेक्टेड हो जाते हैं। अफेक्टेड मोर सीवर थैलेसीमिया, मतलब ये कह रहा है कि अगर एक ही लॉस हुआ है तब तो चलो थैलेसीमिया बीटा वाला होगा, लेकिन तनी नॉर्मल होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में म्यूटेशन डिलीशन हो गया, दोनों में डिस्टर्बेंस हो गया है, तो फिर ध्यान रखना कि एक सीवर माने खतरनाक, इस प्रकार का बीटा थैलेसीमिया आपको देखने को मिल सकता है इफ बोथ HBB के पीरियड जो है दोनों डिस्टर्ब हो गए या दोनों में म्यूटेशन हो गया। क्लियर बात यहाँ तक? तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर मैं अगला बताता हूँ आपको फेनिलकेटोन्यूरिन। चलो भैया इसमें देखेंगे, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फेनिलकेटोन्यूरिया जिसको PKU के नाम से जानते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है जो कि इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर, कुछ मेटाबॉलिज्म में कुछ एरर हो जाने की वजह से इनबॉर्न में ही कह सकते हैं ये डिजीज हो जाता है। होता क्या, इसमें लैक ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम की कमी से रोग होता है। उस एंजाइम का काम ये होता है कि वह एंजाइम किस चीज को कन्वर्ट करता है, तो आप देखेंगे लिखा है कि लैक ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट द फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सी, ये एंजाइम ही नहीं पाया जाता है। तो आप बताइए क्या फेनिल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, सिंस ये फेनिल एलेनिन यानी जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये वाला क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिल पायरुवेट में। अब आप सोचिए फेनिल एलेनिन को कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, बट फेनिल एलेनिन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द फेनिल पायरुवेट। अब ये फेनिल पायरुवेट के रूप में कन्वर्ट हो गया, जो कि स्टोर हो जाता है। फेनिल पायरुवेट आर स्टोर्ड इन द ब्रेन, जब ब्रेन में स्टोर हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है फेनिल पायरुवेट को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए बॉडी इसको एक्सक्रीट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। अगर बॉडी में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो आप देख सकते हैं बॉडी व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाएगा, हेयर ब्राउन हो जाता है, दांतों में दरार पड़ जाते हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। नोट नंबर 1 आपने देख लिया। नोट नंबर 2, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दो ऐसे डिजीज हैं जो कि सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम डिजीज है। लेकिन बाकी जितने भी डिजीज आप पढ़ रहे होंगे सब में देखिए, सब में क्या लिखा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। क्या मामला समझ में आ रहा है इतनी बातें? चलिए इसको लिखिए, फिर लास्ट डिजीज हीमोफीलिया बताता हूँ, फिर इस चैप्टर के बिल्कुल एंड करते हैं, एक लास्ट लेक्चर छोड़ देंगे। चलिए इसे सॉल्व लीजिए। चलो भैया ये लास्ट देखेंगे डिजीज मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया आप जानते हैं कि एक ब्लीडर डिजीज होता है जिसमें एक सिंगल प्रोटीन जिम्मेदार होता है, विच अ पार्ट ऑफ द कैस्केड विच आर इन्वॉल्विंग इन द ब्लड क्लॉटिंग। खून को थक्का जमाने में जो प्रोटीन मदद करता है, उस प्रोटीन की यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिस वजह से आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए लिखा मैंने कि स्मॉल कट, अगर आपके शरीर पे एकदम छोटा सा कट लग जाए तो अनस्टॉपेबल आप ब्लडिंग देख पाएंगे, बॉडी से बंद ही नहीं होगा, बिकॉज इसमें फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन है ही नहीं बॉडी में। इस वजह से खून का थक्का जम नहीं पाता है, और खून का थक्का जम नहीं पाता है, ऑक्सीजन की जब कटते हैं तो इसमें आता है फाइब्रिनोजिन, और वह फाइब्रिनोजिन आता है ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है और आपस में एक पपड़ी बना देता है। जब वो प्रोटीन नहीं आपके पास है तो क्या खून जम पाएगा, नहीं जम पाएगा। तो वही लिखा है कि लैक ऑफ द प्रोटीन विच हेल्प इन द कैस्केड एंड इन्वॉल्विंग इन द ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आया? कंट्रोल किया जाता है एलील के द्वारा जिसका नाम है कैपिटल एच स्मॉल एच। स्मॉल एच चूंकि रिसेसिव होता है, और यही क्या होता है, विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमो
हेमोफीलिया। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल है, कैपिटल एच स्मॉल एच है तो भी नॉर्मल है, बिकॉज कैपिटल एच डोमिनेंट है, स्मॉल एच साथ में है तो डिजीज है, यानी इसको हीमोफिलिक डिजीज है, हीमोफीलिया है। क्वीन विक्टोरिया हमारे कंट्री में आई थी जब, इंग्लैंड वाली, उसी की वजह से ये कैरियर के रूप में थी और यही हमारे देश में फैला के चली गई और आज तक उसका भुगतान भुगत रहे हैं लोग। इसमें फीमेल बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है कि अफेक्टेड होती है, बाकी तो कैरियर का काम ही करती हैं। उनका काम है ले जाओ, रोग ले जाओ, फैलाओ, पहुंचा दो उनके पास, तो ये काम समझ में आ गया। सो इन दिस वे दोस्त, इसमें आपने देख लिया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में 5 डिजीज थे जिसको हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है। अब हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको अगले लेक्चर में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना साथियों, और वीडियो को सब्सक्राइब, जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक कमेंट सब्सक्राइब यही हम लोगों के लिए एनर्जी बूस्ट का काम करता है, और आप लोगों का प्यार मिलता रहा है और जरूर मिलता रहेगा। और धन्यवाद, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।